नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। कोविड ओपीडी में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हालांकि सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील लगातार आम जनता से कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं और डॉक्टर से कोरोना के संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जुड़े हैं, जो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल, जब तक हमारे जो दर्शक नहीं जुड़ते, सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही कर लूं, जिस तरीके से इस वक्त हम कोरोना काल को देख रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर का कहर तो इस वक्त प्रदेश पर और देश पर कम हो चुका है, लेकिन डॉक्टर अभी भी पोस्ट कोविड अगर सिम्टम्स की बात करें तो काफी अधिक सामने आ रहे हैं। डॉक्टर, आखिर ऐसा क्यों? से कोरोना वायरस जब पहली लहर या नया वायरस के रूप में जब दुनिया के सामने आया था, तो उसके बाद से कोविड से संबंधित समस्याएं हमें दिखने लगी थी रिकवरी के बाद। तो ये तो वायरस का गुण है, क्योंकि ये नए अलग अलग तरह के अंगों पर अपना आक्रमण करता है, जैसे कि हार्ट है, मांसपेशी है, तंत्रिका तंत्र है, फेफड़े, सभी लोग जानते हैं। तो उससे संबंधित समस्याएं लगभग 30% लोगों को बची हुई रह सकती हैं कोविड के बाद, कोविड से रिकवरी के बाद। जैसे 10 लोग हैं तो 10 में से 3-4 लोग जो हैं इससे पोस्ट कोविड समस्याओं से घिरे हुए रह सकते हैं, जो कि कुछ दिन से लेकर कुछ महीनों तक रह सकती हैं। जी हाँ डॉक्टर, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से पोस्ट कोविड सिम्टम्स इस वक्त बेहद अधिक सामने आ रही हैं, ऐसे में डॉक्टर ये सिम्टम्स किस तरीके से हो सकते हैं, क्या क्या इसके लक्षण होंगे, किस तरीके से इसकी पहचान की जाए? पोस्ट कोविड सिम्टम्स में सबसे ज्यादा जो देखने मिलता है वह है थकावट। जब कोविड से रिकवरी होती है उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत थका हुआ फील करते हैं, थोड़ा सा चलने में थक जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ने में थक जाते हैं, या उनकी सांस फूलने लगती है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में दर्द, बॉडी में दर्द होना, यहाँ वहाँ, कुछ लोगों को सिर दर्द होना, यह भी होता है। कुछ लोगों को जिनको डायबिटीज होता है उनका ब्लड शुगर अनकंट्रोल होने लगता है, या फिर कुछ लोगों को नए सिरे से डायबिटीज या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ दिखने लगता है। कुछ लोगों के मांसपेशी में कंपन सा होता है, ट्रेमर्स होने लगते हैं। कुछ लोगों को नींद में समस्याएं आती हैं, तो कुछ लोगों की धड़कन बढ़ी हुई लगती है उनको बीच बीच में, और घबराहट की फीलिंग होती है। तो ये पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा देखने वाली समस्या है। इसके अतिरिक्त आपने जो सुना है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन एक है, वो है ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। वह भी एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में कोविड के बाद देखने मिलता है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर, जिस तरीके से आपने जब ब्लैक फंगस का जिक्र कर ही दिया है तो ब्लैक फंगस पर भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से हम इस वक्त देख रहे हैं कि लगातार पोस्ट कोविड सिम्टम्स में ब्लैक फंगस के मामले लगातार सामने मिलने को आ रहे हैं, और अगर बात ब्लैक फंगस को लेकर करें तो ब्लैक फंगस भी अब महामारी का रूप लेते हुए दिख रही है, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, कोई उपाय जिसके जरिए हम ब्लैक फंगस से बच सकते हैं? ब्लैक फंगस से बचने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप कोविड ना होने दें खुद को। तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, जिसकी बार बार लोगों को जिसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई जा रही है या बताया जा रहा है, जागरूकता बढ़ाई जा रही है, उसको फॉलो करें। और 18+ वाले लोग टीके जरूर लगवाएं जब भी उनको मौका मिलता है टीके लगवाने का, वो जिससे कि वे सुरक्षित रहें कोविड से। कोविड नहीं होगा तो ब्लैक फंगस होने की संभावना वैसे ही बहुत कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को ब्लड शुगर हाई रहता है या डायबिटीज है, वह उसको नियंत्रित करें दवाओं से, एक्सरसाइज से और सही खान पान से। कोविड होने के पहले से ही नियंत्रित करने लगे, और कोविड यदि हो गया है आपको तो फिर डॉक्टर की सलाह से उसको जरूर नियंत्रित करें, और बीच बीच में ब्लड शुगर को अपने चेक करें, क्योंकि डायबिटीज और कोविड दोनों का मिला जुला होना म्यूकोरमाइकोसिस के लिए खतरे की घंटी होता है या फिर उसकी संभावना को बढ़ा देता है। इसके अतिरिक्त जो है, आप यदि कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है किसी भी वजह से, या स्टेरॉइड्स का मन से यूज ना करें, व्यर्थ में यूज ना करें, और बहुत जल्दी शुरू ना करें। जैसे कि कोविड आज सिम्टम्स हुए आपके, आप पहले 2-3 दिन में शुरू मत कीजिए स्टेरॉइड। वो डॉक्टर की सलाह पर 5वें-6वें दिन में आमतौर पर उसकी जरूरत होती है, यदि साइटोकाइन स्टॉर्म के फीचर्स किसी मरीज में देखने मिल रहे हो तब। अदरवाइज स्टेरॉइड्स की जरूरत नहीं होती है सभी मरीजों में कोविड के। कुछ मरीजों में जरूरत होती है जिनमें उनको भी डॉक्टर की सलाह से समुचित डोज से शॉर्ट ड्यूरेशन का अर्थ होता है 5-6 दिन का स्टेरॉइड देना पड़ता है, लंबे ड्यूरेशन के लिए आमतौर पर नहीं देना पड़ता। तो यही बचाव है
साथ में अपने मास्क को गंदा ना रखें, साफ मास्क होने चाहिए, डिस्पोजेबल हो तो बेटर, नहीं रख सकते हैं, रिसाइकिल करते हैं तो प्रॉपरली धोए हुए और सुखाए हुए मास्क होने चाहिए। हाइजीन का ध्यान रखें, बहुत डैम्प जगहों पर ना रखें, वेंटिलेशन घरों में अच्छा होना चाहिए जहां पर धूप और हवा अच्छे से आ रही हो खिड़कियों से। जी जी डॉक्टर, इसी बीच हम अपने दर्शकों से भी एक बार अपील कर देते हैं, अपने दर्शकों से हम अपील करते हैं कि आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर आप फोन करके डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं किस तरीके से आप कोरोना से बचें। कोरोना काल में जो भी आपके सवाल हों वैक्सीन को लेकर, कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर, उन तमाम सवालों का जवाब डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं वो देंगे। अगला सवाल डॉक्टर अग्रवाल जी आपसे ये करेंगे कि जिस तरीके से इस वक्त सबसे अधिक बात थर्ड वेव की चल रही है, डॉक्टर थर्ड वेव को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से, जिस तरीके से हमने दूसरी लहर का कहर पूरे देश में देखा है और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कह सकते हैं कि चरमराई हुई, घुटने टेकती हुई नजर आ गई थी एक बार को, तो हम थर्ड वेव से डॉक्टर किस तरीके से बच सकते हैं, उन किन उपायों को अपनाकर हम बच सकते हैं? पहली दो वेव में हमारे पास जो उपाय थे वह था कि भीड़ ना करना जी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, सैनिटाइजेशन रखना, ये उपाय थे हमारे पास पहली वेव में और दूसरी वेव में भी। अब हमारे पास तीसरा एक और उपाय है, ये उपाय सारे के सारे हमें करते रहना है। तीसरा उपाय जो कि बहुत प्रभावी उपाय है वह है वैक्सीनेशन। हमारे पास अब 3 तरह के वैक्सीन उपलब्ध हो गए हैं, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो कि लगाए जा रहे हैं, उनको लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लगवाएं, व्यर्थ में भ्रांतियों में आकर उनको रिफ्यूज ना करें। ये बेहद सुरक्षित है, मैंने खुद लगवाए हैं, मेरे पूरे परिवार ने लगवाया हुआ, मेरे बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट जो मेरे छात्र हैं उन लोगों ने लगवाया हुआ, हमारी सारी नर्सेस ने लगवाया। तो वैक्सीन को बिल्कुल भी रिफ्यूज ना करें भ्रांति में आकर। आपको एलर्जी है, अस्थमा है। जी डॉक्टर अव्यक्त जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगा, हम एक बार फिर से इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इसी बीच हमारे दर्शक शिव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शिव, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल क्या है, डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, चूंकि बीते सालों में जो है बारिश के मौसम में लगातार मरीज बढ़े थे, अब ये नई स्ट्रेन जो है कोरोना की, इसको लेकर के इस बार बारिश के मौसम में किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? जी, कोरोना का जहां तक सवाल है तो इसमें हमें मौसम को नहीं देखना है, चाहे जो मौसम हो उसमें बचाव के जो हमारे उपाय हैं वह सेम रहेंगे, बचाव के जो हमारी नियम है वह सेम है, और वह मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ ना करना, भीड़ भाड़ में ना जाना, शादियां, पार्टियां, ये सब नहीं करना है इस समय, और कर की जा रही तो बहुत कम संख्या में लोग रहें वहां पर और उनका पूरा पालन करें जो भी कोविड प्रोटोकॉल है। साथ ही साथ में वैक्सीन क्योंकि अब उपलब्ध हो गया है तो वैक्सीन खुद भी लगवाएं और अपने परिवारजनों को भी लगवाएं, अपने मोहल्ले में भी लगवाएं, उनको प्रेरित करें लोगों को, और इससे संबंधित भ्रांतियों को ना पालें। यदि किसी को भी प्रश्न है, वैक्सीन से संबंधित कोई डर है, तो उसकी सलाह एक्सपर्ट से लें, ना कि मन से ये सोच लें कि वैक्सीन से ये होता है और वो होता है। तो ये सब करेंगे तो चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो या कोई भी मौसम हो, हम कोविड से बच सकते हैं, तीसरी लहर के आने से भी बच सकते हैं, या तीसरी लहर का प्रभाव बहुत कम कर सकते हैं यदि भारत के सभी लोग मिलजुल कर ऐसा करें तो। जी शिव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना सवाल जो है वो किया। और डॉक्टर फिर से उसी बात पर आएंगे जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे थर्ड वेव को लेकर। थर्ड वेव में मैं यही बोल रहा था कि वैक्सीन जो है अब हमारे पास बहुत ही बेहतरीन हथियार के रूप में कोविड से बचाव का। जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होते जाएंगे उतनी कम बॉडीज वायरस को मिलेंगी सर्कुलेशन के लिए, और उतना ही कम पीक आएगा यदि थर्ड लहर आती भी है। तो हो सकता है लहर आए ही ना पाए यदि हम सारे नियमों का पालन करें तो, और आती भी है तो उसका जो प्रभाव है हम बेहद सीमित कर सकते हैं संख्या में और गंभीरता में भी, क्योंकि वैक्सीन लगभग 70% लोगों को कोविड होने से बचाता है, और और जो बचे हुए 30% हैं उनको कोविड हो सकता है लेकिन गंभीर कोविड नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। तो मृत्यु भी हम इस तरह से कम कर सकते हैं और नए संक्रमितों की संख्या भी हम कम कर सकते हैं। तो सारे प्रोटोकॉल को पालन करते हुए यदि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाते रहें, और अभी थर्ड वैक्सीन जो स्पुतनिक भी है वह भी लगना शुरू हो गया है, और जल्दी मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरे तरह के वैक्सीन भी भारत में आ जाएंगे और लोगों को उपलब्धता आसान होते जाएगी समय के साथ। लेकिन ऐसा ना हो कि वैक्सीन तो उपलब्ध हो लेकिन हम व्यर्थ की भ्रांतियों में आकर या व्यर्थ के डरों में आकर उनको रिफ्यूज कर रहे हो। आपके दरवाजे पर वैक्सीन हो, वैक्सीन लगवाने वाले हो, और आप उनको धकेल रहे हो, भगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर।
डॉक्टर, जिस तरीके से अभी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने उन्होंने सवाल किया था, वो भी बेहद अहम सवाल उन्होंने किया था मौसम को लेकर। डॉक्टर, क्या कोविड पर मौसम का कोई असर पड़ता है? क्योंकि जिस तरीके से जब शुरुआती दौर में कोरोना आया था, कोरोना काल छाया था, तो हर तरफ ये सुनने को मिल रहा था कि बरसात के मौसम में कोरोना के मामले अधिक बढ़ेंगे, ठंडी के मौसम में कोरोना के मामले अधिक बढ़ेंगे, और जब गर्मियां आएंगी तो कोरोना कम हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर, यहाँ पर जब बात हम दूसरी लहर की करेंगे तो दूसरी लहर गर्मियों के मौसम में ही आई है, और दूसरी लहर ने अपना जो विकराल रूप है वो गर्मियों में ही दिखाया। तो ऐसे में डॉक्टर, हम किन बातों पर विश्वास करें? साइंटिफिकली मौसम को लेकर कोरोना पर कभी भी कोई क्लेम नहीं किया गया किसी भी साइंटिफिक बॉडी ने। ये हमारे अनसाइंटिफिक कयास थे। जी, अलग अलग देशों में जो पर्यावरण है अलग अलग है, लेकिन कोरोना पैंडेमिक के रूप में विश्व के बहुत सारे देशों में फैला। कहीं पर ठंडा था, कहीं पर गर्म था, कहीं पर बारिश थी। तो इस तरह से हमें नहीं सोचना है। हाँ, ये जरूर है कि ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो गर्मी के मौसम में जो ड्रॉपलेट होते हैं सलाइवा की छोटी छोटी महीन बूंदें जो हमें दिखती नहीं है, जी, जी। तो गर्मी में ड्रॉपलेट वाष्पीकृत हो जाते हैं तो वायरस उसमें से निकल जाता है और ज्यादा उड़ता है, ये हो सकता है। लेकिन बात यह है कि हमें मौसम के भरोसे पर नहीं रहना है, हमें इंसानी दिमाग के भरोसे पर रहना है। हम मौसम का कयास ना लगाएं कि बारिश में कम हो जाएगा या गर्मी में कम हो जाएगा, बारिश में बढ़ जाएगा। इस तरह के कयास लगाने का कोई भी फायदा नहीं है। बहुत अनिश्चिततापूर्ण इसका स्प्रेड देखा गया है विश्व में कहीं भी अलग अलग मौसमों में। तो हम मौसम पर कोई भी कयास न लगाएं, हमें जो करना है हमें वो करना चाहिए बस। जी डॉक्टर, यहाँ पर ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे, ब्लैक फंगस पर एक जो सवाल है वो बेहद ज्यादा इस वक्त हर किसी के दिमाग में घूम रहा है, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो हर कोई इसका जवाब जानना चाहते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से ब्लैक फंगस का शिकार जब कोई मरीज हो जाता है तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जब ब्लैक फंगस का शिकार जो है, जिस अंग में ब्लैक फंगस होता है उस अंग को काटना पड़ता है, आंखों तक ब्लैक फंगस पहुंचता है तो आंखें निकालनी पड़ती हैं। डॉक्टर, ऐसा आखिर क्यों? ब्लैक फंगस इतना खतरनाक किस तरीके से है कि जिस भी अंग में हो जाता है वो अंग काटकर निकालना पड़ जाता है शरीर से? ब्लैक फंगस एक तरह का फंगस है जिसको म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। इन्वेजिव म्यूकोरमाइकोसिस, इन्वेजिव का अर्थ होता है यह वेरियस टिश्यूज पर इन्वेड कर सकता है। जैसे कि बरगद या पीपल के पेड़ आपने देखे होंगे, उनकी जड़ें दीवारों को फाड़ते हुए निकल जाती हैं, तो वो उस तरह से ये फंगस ग्रो करता है और बोन्स तक को पेनिट्रेट कर सकता है। तो इस वजह से यदि हम डिटेक्ट कर लेते हैं तो फिर आईज वगैरह निकालने की जरूरत नहीं होती है, दवाओं से और माइल्ड सर्जरी से वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन हम देर कर देते हैं इसको पहचानने में, और ये अंदर तक यदि बोन्स वगैरह को फाड़ते हुए रेटिना वगैरह तक पहुंच जाता है तो फिर आंखें निकालने की जरूरत होती है, क्योंकि इसका नेचर ही, और यहाँ तक ये ब्रेन तक पहुंच सकता है स्कल बोन को पेनिट्रेट करते हुए। ठीक है, तो क्योंकि ये इन्वेजिव है, इसका नेचर ही चीजों को के अंदर जा सकने वाला है, इस वजह से ये खतरनाक है। जी डॉक्टर, इसी बीच हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अशोक जैन हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए आपका सवाल, क्या जानना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाह रहा था जी, कोरोना जो है एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है ना, क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है ना कोरोना एक लंग इन्फेक्शन है क्या, ये पूछ रहे हैं? कोरोना क्या एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है? अभिषेक जी, इनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, आप बताएंगे क्या पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कोरोना जो है एक क्रोनिक लंग्स इन्फेक्शन है? कोरोना क्या एक क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन है, शायद ये पूछ रहे हैं। ये क्रॉनिक लंग इन्फेक्शन नहीं, ये एक्यूट प्रॉब्लम है। एक्यूट का मतलब अचानक से तेजी से होने वाली प्रॉब्लम, और ये मल्टी सिस्टम प्रॉब्लम है। मल्टी सिस्टम का अर्थ है अलग अलग ऑर्गन्स पर हमला करने वाला वायरस है ये, जिसमें से सबसे ज्यादा जो कॉमन अंग है वह फेफड़े हैं, लेकिन अन्य अंग भी इससे प्रभावित होते हैं, सिर्फ फेफड़े नहीं। हाँ, ये क्रॉनिक नहीं है। क्रॉनिक का अर्थ होता है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया, जैसे HIV एक क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय तक शरीर में रहे, बहुत लंबे समय तक, महीनों तक, सालों तक, तो नहीं, कोरोना क्रॉनिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्यूट है और अलग अलग अंगों पर हमला करने वाली समस्या है। जी अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल जो है वो इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में पूछने के लिए। एक बार फिर से हम डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, जिस तरीके से हम ब्लैक फंगस को लेकर बात कर रहे थे, और ब्लैक फंगस को लेकर जिस तरीके से हमने बात की कि ब्लैक फंगस जब किसी शरीर के अंग में फैल जाता है तो शरीर के अंग को निकालना पड़ता है, तो डॉक्टर क्या जब ब्लैक फंगस अपना भयावह रूप ले लेता है, शरीर के अंदर विकराल रूप ले लेता है, तो क्या उसको निकालना मुमकिन नहीं है? मतलब ब्लैक फंगस को निकालना, ना कि शरीर के अंग को निकाला जाए?
नहीं, शरीर में एक ही अंग जो आंख है उसको निकालने की जरूरत पड़ती है उस स्थिति में, जबकि आंख में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट डैमेज हो चुका होता है और तब निकालने की जरूरत होती है यदि, क्योंकि आंख का हमारा पीछे का जो हिस्सा होता है वह ब्रेन से जुड़ा होता है, तो वो ब्रेन में ना एक्सटेंड कर जाए तभी आंख निकालने की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं होती है। जब इतना वो बढ़ चुका हो, जब टिश्यू डैमेज इतना ज्यादा हो चुका हो, जबकि आंख को हम प्रिजर्व ना कर सकते हो, बचा ना सकते हो, तभी इसको निकालने की जरूरत होती है, अदरवाइज नहीं। जी डॉक्टर, यहाँ पर आपसे एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, जो सवाल इस वक्त हम यूं कहें कि सोशल मीडिया पर भी बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है भारत में। जिस तरीके से हमने देखा कि अमेरिका में और तमाम देशों में उन्होंने अपने देश के नागरिकों को वैक्सीनेट कर दिया, तमाम हर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है जो भी एलिजिबल था। लेकिन क्या डॉक्टर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब भारत में हर किसी को वैक्सीन लग जाएगी जो भी वैक्सीन लगवाने के लिए एलिजिबल होगा, तो उसके बाद क्या मास्क पहनना अनिवार्य होगा या मास्क को हम उतार कर अपने जेबों में रख सकते हैं पहले की तरह? फिलहाल की स्थिति में जब हमें वैक्सीन हम लगवा रहे हैं तो हमें अभी तो मास्क पहनते रहना है और अपना जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको चालू रखना है, जो सरकारी गाइडलाइंस के तहत आपको बताया जाता है। जब हमारी सिग्निफिकेंट जनसंख्या इम्यून हो चुकी होगी, जब वायरस सर्कुलेशन बेहद कम हो चुका होगा या हम हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, तब हमें शायद मास्क से छुटकारा मिल जाएगा, जैसे कि अमेरिका वगैरह में हुआ। लेकिन साथ ही साथ में शायद हमें और भी अधिक प्रभावी या और भी ज्यादा 70% जैसे इनकी एफिकेसी अभी के वैक्सीन की, उससे और बेहतर एफिकेसी की यदि हमें वैक्सीन मिलेंगे, तब हम इसकी ओर ज्यादा तेजी से कदम बढ़ा पाएंगे कि हम मास्क फ्री हो सके। फिलहाल की स्थिति में यदि आप वैक्सीन लगवाते भी हैं तो भी आपको सारे प्रिकॉशंस रखने हैं। जब सरकार इस स्थिति को भांप लेगी कि नहीं, अब कोरोना का खतरा पब्लिक में नहीं है या जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है वो उनको भी उतना ज्यादा खतरा नहीं होगा, तब जाकर ये गाइडलाइंस जारी होंगी कि नहीं, अब आप यदि वैक्सीनेटेड हैं तो मास्क ना लगवाएं, जैसे कि एक बार फिर से हम आएंगे। इसी बीच हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज ओपीडी कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? अव्यक्त अग्रवाल डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, बात करेगा जी, पूछिए, सवाल पूछिए आप। हाँ साहब, हमारा वो हरीश जवर है, मैंने कोविड हुआ था, उसके बाद सही हो गया, फिर गले में खराश रहती है, गले में खराश रहती है और कफ आता है जी, उबास आती है जी। आपको कितना समय हो गया हरीश जी ठीक हुए? 1.5 महीना। ये जो हल्का खराश और हल्की हल्की खांसी आप बता रहे हो, ये ठीक हो जाएगी समय के साथ? खांसी नहीं है, ठीक है, खराश है तो ये ठीक हो जाएगी समय के साथ, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यदि ज्यादा परेशान है आप तो कोई एक एंटी एलर्जिक एक डॉक्टर से बात करके लिखवा सकते हैं, जो कि रात को आपको लेनी होगी, जैसे मॉन्टेलुकास, लिवोसिट्रिजिन जैसी दवाएं हैं, एक डॉक्टर से बात करके आप लें कुछ हफ्तों तक, ये ठीक हो जाएगी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है जी। पोस्ट कोविड में कई बार खराश बनी रहती है, कई बार खराश या कभी कभी खांसी भी बनी रहती है कुछ हफ्तों तक। जी डॉक्टर, जी जी। डॉक्टर, फिर से उसी मुद्दे पर आएंगे, बात वैक्सीन को लेकर करें तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब भारत में सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो भी आने वाली है, तो ऐसे में डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे, डबल डोज वैक्सीन और सिंगल डोज वैक्सीन में क्या फर्क है, क्या अंतर है? सिंगल डोज वैक्सीन जो है फिलहाल स्पुतनिक वी का जो लाइट वर्जन है उसमें है। सिंगल डोज वैक्सीन की एफिकेसी जो स्पुतनिक की है डबल डोज वैक्सीन की तुलना में कम है, उसकी एफिकेसी डबल डोज वाले की 91.6% है, तो सिंगल वाले की लगभग 80% है। सिंगल डोज वाले का ये फायदा होगा कि हम तेजी से पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाएंगे, क्योंकि 2 डोज में टाइम लगता है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, तो सिंगल डोज में ये फायदा होगा। लेकिन ज्यादा फायदा तो डबल डोज में ही होगा। लेकिन हमारे पास जितने ऑप्शंस उपलब्ध होंगे वैक्सीन के अलग अलग, उतना बेटर है। हमारी जो जनता है अपनी अपनी नीड के अनुसार उसको पूरा कर सकेगी। और प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन यदि इजीली उपलब्ध होने लगेंगे तो वो लोग जो खरीद सकते हैं आसानी से वैक्सीन, वो लोग लगाने लगेंगे आसानी से, तो गवर्नमेंट सेंटर्स में भीड़ भी कम होगी और साथ ही साथ में गवर्नमेंट पर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो जितने ज्यादा वैक्सीन के ऑप्शन उपलब्ध हो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट, उतना बेहतर है। सिंगल डोज के अपने फायदे हैं, क्योंकि ये तेजी से ज्यादा लोगों को
रोग प्रतिरोधक क्षमता दे पाएगी, लेकिन क्योंकि एफिकेसी डबल डोज से कम है वैक्सीन से, तो प्रेफरेंस हमें डबल डोज को देना होगा। लेकिन जल्दी वैक्सीनेट करने के लिए सिंगल डोज को, मासेस को यूज किया जा सकता है। जी डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी, आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर। जिस तरीके से इस वक्त देश में वैक्सीनेशन का कार्य जारी है, तो वैक्सीनेशन के कार्य में बाधा आ रही है, वो इस वजह से क्योंकि वैक्सीन की कमी लगातार बरकरार है। तो ऐसे में आप डॉक्टर होने के नाते किस तरीके से देखते हैं वैक्सीनेशन कार्यक्रम को? क्या जिस तरीके से इस वक्त देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है वो ठीक तरीके से चल रहा है, या आपको कोई खामी नजर आती है, इसी वजह से वैक्सीन की कमी लगातार बरकरार है? मैं व्यवस्थाओं पर टिप्पणी नहीं कर सकता, ना मुझे उसका एनालिसिस है। तेरा काम डॉक्टर के रूप में है, और उसके टेक्निकल पक्ष पर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं जवाब दे सकता हूँ। अंदरूनी समस्याएं क्या हैं, कितना हमारे पास वैक्सीन है, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने लग रहे हैं, इसके बारे में मुझे पूरी डेप्थ में जानकारी नहीं। इसके लिए आपको प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वह उपयुक्त होंगे। डॉक्टर प्रशासनिक अधिकारी तो हमें बताएंगे, लेकिन मेरे जानने का मकसद केवल इतना था कि एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सलाह देते हैं कि किस तरीके से वैक्सीन लगानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वैक्सीन की बर्बादी की भी तमाम खबरें सामने आती है। चलिए इस मुद्दे पर हम चर्चा कभी और कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर वैक्सीन को लेकर आपसे चर्चा की जाए तो जिस तरीके से कई सवाल ये भी थे कि कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर में काफी बदलाव देखने को मिलता है, उन्हें बुखार आता है, या यूं कहें कि उनका सर भारी हो जाता है, घूमने लगता है, और वहीं कुछ लोगों का जो है कुछ भी शरीर में बदलाव नहीं होता है, वो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं पहले की तरह। तो इसमें क्या फर्क है डॉक्टर? ये जितने भी वैक्सीन हमें लगते हैं, चाहे डीपीटी लगता है बच्चों को, ये सभी वैक्सीन में ऐसा होता है कि कुछ लोगों में लोकल रिएक्शंस होती हैं और कुछ लोगों में नहीं होती हैं। तो सामान्य बात है, हल्का फुल्का बुखार होना या बॉडी एक होना, ठंड लगना, थोड़ा बहुत सिर दर्द होना 1-2 दिन तक, मैक्सिमम 3 दिन तक, ये वैक्सीन के बाद कुछ लोगों में होना सामान्य बात है। जिन लोगों में नहीं हो रहा है उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वो ये ना माने जिनको नहीं हुआ कि हम इम्यून नहीं हुए या हमारे में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं डेवलप हुई। दोनों ही स्थिति में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सिम्टम्स नहीं है वैक्सीन के बाद, या थोड़े बहुत सिम्टम्स सवाल लेते हैं, समय हमारे पास कम है। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए आपका सवाल क्या है? सर, मैं ये कह रहा था कि मेरे 2 सवाल हैं। मेरा जो फर्स्ट सवाल ये है, कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ था तो उसे कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाना चाहिए? दूसरा सवाल ये है, यदि शुगर कंट्रोल नहीं है तो उसे वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? लगवाए तो कितने दिन में लगवाएं, कितनी शुगर होना चाहिए? बहुत अच्छा है, और ये कई लोगों को मदद करेगा आपके प्रश्न के माध्यम से। तो पहला प्रश्न जो है आपका कि कोरोना पॉजिटिव हो गए हम और कितने दिन बाद वैक्सीन लगवाएंगे, तो उसका उत्तर है लगभग 3 महीने के बाद। आप आज यदि कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो लगभग 3 महीने के बाद आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, मैं कहूंगा कि ठीक होने के बाद 3 महीना ले लीजिए, या आप कोरोना पॉजिटिव से भी गिन सकते हैं 3 महीना। दूसरा प्रश्न आपका ब्लड डायबिटीज से संबंधित है कि ब्लड शुगर कितना होना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं। तो ऐसा कुछ भी संबंध नहीं है। आप भले डायबिटिक हैं या आपका जो भी ब्लड शुगर है, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे कोई खतरा, एक्स्ट्रा खतरा नहीं है। हाँ, डायबिटीज यदि आपको, तो ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, नहीं तो आपके अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, आंखों पर, किडनी पर, हार्ट पर। तो वो वैसे भी वैक्सीन से संबंधित नहीं है, वैसे भी आपको डायबिटीज को अपने नियंत्रित रखना चाहिए। लेकिन जहां तक वैक्सीन का आपका प्रश्न है, तो वो किसी भी ब्लड जी अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना सवाल किया। तो वहीं डॉक्टर अव्यक्त अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। इसी के साथ हम तमाम अपने दर्शकों से अपील करेंगे, जहां भी आप रहें सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।